हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल माइंडस्प्रिंग 4.0 में स्वागत है। जैसे कि आपको पता है हमारी सीरीज़ चल रही है बुक बेसिक इकोनोमेट्रिक्स की। इस वीडियो में हम इसका लेसन 6 ऑटो कोरिलेशन को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बीए ऑनर्स प्लस बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4 के बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और थोड़ा-सा आज कॉर्पोरेट भी करना क्योंकि बोलते-बोलते मेरी आवाज़ जो है थोड़ी डाउन हो गई है। थोड़ा कॉर्पोरेट करना। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आएगा। बहुत ही ईज़ी चैप्टर है, सबसे ज़्यादा ईज़ी चैप्टर यही है। स्टार्ट करते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल सकते हैं और ज़रूर से ज़रूर मेरी मोटिवेशन के लिए एक सब्सक्राइब करना। वीडियो शुरू करने से पहले एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको किसी भी सेमेस्टर के किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल माइंडस्प्रिंग 4.0 पे मिल जाएंगे। हैंड रिटन नोट्स भी हैं और एज वेल एज मैं फाइल्स में पीडीएफ जिसकी वीडियोस बनाती हूँ, सभी बुक्स जो हैं आपको मिल जाएंगी। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करना। स्टार्ट करते हैं। हमारे लेसन 6 का नाम है ऑटो कोरिलेशन। इस पूरे चैप्टर में हम ऑटो कोरिलेशन के बारे में जानेंगे कि ऑटो कोरिलेशन होता क्या है, इसके क्या-क्या स्टेप्स हैं, क्या-क्या इम्पैक्ट्स हैं, ऑटो कोरिलेशन की डिटेक्शन, रेमेडीज, इन सबको डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे जो हमने प्रीवियस चैप्टर पढ़े हैं। क्या प्रीवियस चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल होता क्या है, इसको फाइंड कैसे करते हैं, क्या-क्या इनके टेस्ट होते हैं। बट उससे पहले हमने कुछ अज़म्पशन्स की थी कि जब भी हम अपना क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल को फाइंड कर रहे हैं, तो उससे पहले हमें कुछ अज़म्पशन्स करनी है। वो क्या-क्या अज़म्पशन्स थी? जैसे लिनियरिटी ऑफ पैरामीटर, नॉन स्टोचैस्टिक रिग्रेसर, ज़ीरो मीन एरर, होमोस्कैडसिटी, no autocorrelation, multicollinearity and no specification error. It's mean जब भी हम अपना क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल को फाइंड कर रहे हैं तो ये सब उसमें होना चाहिए एक अच्छे पैरामीटर्स को एस्टिमेट करने के लिए। उसमें से हमने जो होमोस्कैडसिटी और नो मल्टीकोलिनियरिटी है, इसको अच्छे से हमने चैप्टर 5 में डिस्कस कर लिया है कि अगर हमारे मॉडल में मल्टीकोलिनियरिटी है तो उसको हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, क्या-क्या उसकी रेमेडीज़ हैं, और होमोस्कैडसिटी को भी डिस्कस कर लिया है। अब लेसन 6 में हम ये देखेंगे कि अगर हमारे मॉडल में ऑटो कोरिलेशन है, तो उसको कैसे हम डिटेक्ट करेंगे, कैसे हम उसको रेमेडीज़ उसकी क्या-क्या हैं, उसको हटाने की, उसको करेक्ट करने की, ये हम लेसन 6 में डिस्कस करेंगे। और लेसन 7 में हम स्पेसिफिकेशन एरर को देखेंगे कि अगर हमारे मॉडल में स्पेसिफिकेशन एरर्स है तो उसको हम कैसे हटा सकते हैं। तो इन अज़म्पशन्स को ही सही करना इस पूरी बुक में बताया गया है। जल्दी से जल्दी हम अपना चैप्टर क्या है स्टार्ट करते हैं। ऑटो कोरिलेशन होता क्या है? नेचर ऑफ ऑटो कोरिलेशन, इट्स मीन कोरिलेशन बिटवीन ऑब्जर्वेशन ऑर्डर्ड बाय टाइम और स्पेस। मतलब कि हमारे जो मॉडल्स होते हैं, ऑब्जर्वेशंस, जो वेरिएबल्स हैं, उनके बीच में कोरिलेशन फाइंड करना, उसको हम ऑटो कोरिलेशन कहते हैं, ठीक है? जो भी रिलेशंस हमारे ऑब्जर्वेशन के बीच में बन रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ऑटो कोरिलेशन। बट जो वो रिलेशन है, वो किस पे? टाइम के अकॉर्डिंग और स्पेस के अकॉर्डिंग जब डिटरमाइंड किए जाते हैं, तो ही वो ऑटो कोरिलेशन बनते हैं। अगर सिंपल वे में कहें तो ऑटो कोरिलेशन होता है जब हम रिलेशंस को आइडेंटिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर टाइम एंड देयर स्पेस, ठीक है? उसको हम कहते हैं ऑटो कोरिलेशन। इसको कंसीडर्ड किया गया है लीनियर रिग्रेशन में, मतलब कि लीनियर रिग्रेशन की फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे? वाई टी, टी इज रिप्रेजेंट टाइम, ठीक है? टी यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? टाइम। बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स टी प्लस यू टी। यहाँ पे ये बीटा है, यू हमारी यूनिट है और टी यहाँ पे टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। द नो ऑटो करेक्शन अजम्पशन मीन, अगर वो नो ऑटो करेक्शन है तो हमारी इक्वेशन इक्वल्स टू 0 आएगी, मतलब कि आई नॉट इक्वल्स टू जे होगा, ठीक है? वायलेशन मीन एरर आर कोरिलेटेड। अगर वायलेशन है तो इसका मतलब है कि जो हमारे एरर्स हैं वो कोरिलेटेड है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो अगर हम सिंपल वे में कहें तो यही ऑटो करेक्शन यही होता है कि जब हम वेरिएबल्स के बीच में या ऑब्जर्वेशन के बीच में कोरिलेशन फाइंड कर रहे हैं इन अकॉर्डिंग टू टाइम
एंड इन अकॉर्डिंग टू स्पेस, मतलब कि टाइम और स्पेस के अकॉर्डिंग जब हम कोरिलेशन फाइंड कर रहे हैं किसी मॉडल में या ऑब्जर्वेशन में, तो उसको हम ऑटो कोरिलेशन बोलते हैं। ये उसकी लीनियर रिग्रेशन की फॉर्म है। वाई टी इक्वल्स टू बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स टी प्लस यू टी। तो ये था हमारा ऑटो कोरिलेशन क्या होता है वो। अब आते हैं कॉजेज ऑफ ऑटो कोरिलेशन, मतलब कि कॉजेज क्या क्या हैं, कैसे ऑटो कोरिलेशन हमारे मॉडल में फाउंड होता है या कैसे ऑटो कोरिलेशन बन जाता है। तो ये 4 टाइप्स हैं। पहला है मॉडल मिस स्पेसिफिकेशन। आपको उसके नाम से ही समझ आ रहा होगा, जब हम अपने मॉडल में मिस स्पेसिफिकेशन कर देते हैं, इट्स मीन ओमिशन ऑफ रेलिवेंट वेरिएबल्स और रॉन्ग फंक्शनल फॉर्म कॉजेज ऑटो कोरिलेशन। इसका मतलब है जब हम अपने मॉडल में ओमिशंस कर देते हैं। ओमिशंस मतलब किसी वेरिएबल्स को भूल जाते हैं पुट करना, या किसी वेरिएबल्स को हम गलत पुट कर देते हैं, जिसकी वजह से ऑटो कोरिलेशन हमारे मॉडल में फाउंड होता है। या फिर रॉन्ग फंक्शनल फॉर्म, मतलब कि हम अपनी जो फॉर्म है उसको गलत तरह से इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऑटो कोरिलेशन हमारे मॉडल में फाउंड हो रहा है। तो इसको ही कहते हैं मॉडल मिस स्पेसिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल हमें कंजप्शन है हमारे पास, इसका फॉर्मूला है बीटा वन प्लस बीटा टू इनकम प्लस बीटा थ्री इनकम टू वन की स्क्वायर प्लस में यू आई। ये हमारी फॉर्म है, करेक्ट फॉर्म। बट इसको हम ऐसे ना लिख के लिख रहे हैं बीटा वन प्लस बीटा टू इनकम और प्लस वी वन। तो जब हम अपनी फंक्शनल फॉर्म को गलत वे में लिखते हैं या ओमिशंस करते हैं अपने वेरिएबल में, तो वो मॉडल मिस स्पेसिफिकेशन हो जाता है और ऑटो कोरिलेशन हमारे मॉडल में फाउंड होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब सेकंड है मैनिपुलेशन ऑफ डाटा। अब जब हम डाटा का मैनिपुलेशन करते हैं, इट्स मीन जब हम अपने डाटा में बहुत सी फ्लक्चुएशंस कर रहे हैं, बहुत से चेंजेस कर रहे हैं, जिस वजह से भी और जो हमारा डाटा है वो ऑटो कोरिलेशन हो जाता है, फाउंड हो जाता है। अगर मान लो कि हम क्वार्टरली से ईयरली में चेंज कर रहे हैं अपने डाटा को, क्वार्टरली से ईयरली में चेंज कर रहे हैं या मंथली से क्वार्टरली में चेंज कर रहे हैं, तो ऐसे ही हमारे डाटा क्या है, ऑटो कोरिलेशन हो जाता है। जो हमारे डाटा का रियल सिस्टमैटिक पैटर्न होता है वो चेंज हो जाता है और बहुत सा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है हमारे डाटा में, जिस वजह से बहुत सी फ्लक्चुएशन आ जाती हैं हमारे मॉडल में और हमारा मॉडल क्या है, एरर हो जाता है और ऑटो कोरिलेशन फाउंड होते हैं हमारे डाटा में। इसको ही कहते हैं मैनिपुलेशन ऑफ डाटा। फिर है डाटा ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब है यूजिंग लेस्ड वेरिएबल और डिफरेंसिंग कैन इंक्लूडेड ऑटो कोरिलेशन। इट मीन कि हम फॉर एग्जाम्पल हमारी इक्वेशन मैंने ऊपर क्या बताई थी, वाई वन इक्वल्स टू बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स वन प्लस में यू वन। ये हमारी सॉरी वन नहीं है, सॉरी टी है यहाँ पे, ठीक है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमारी इक्वेशन होती है। बट जब हम इसमें डिफरेंस फाइंड करने लगते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम वाई वन इस वाई टी की जगह वाई टी माइनस में वाई टी माइनस वन करते हैं, टी वाई ना माइनस वन कर देते हैं, इट मीन डेल्टा वाई टी हम फाउंड करने लगते हैं, या डेल्टा बी टू डेल्टा ये हम फाइंड करने लगते हैं, तो हमारा जो डाटा है वो ऑटो कोरिलेशन फाउंड करने लगता है। ठीक है, जब हम अपने डाटा में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं और लेग्स्ड वेरिएबल निकाल रहे हैं, तो उससे भी ऑटो कोरिलेशन फाउंड होता है। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट है नॉन स्टेशनरी। इसका मतलब है करेक्टरिस्टिक। हमारे जो मॉडल है, फॉर एग्जांपल हम फाइंड कर रहे हैं मीन वेरिएंस, और जो भी मीन वेरिएंस हम फाइंड कर रहे हैं अपने डाटा में, मीन मीडियन मोड वेरिएंस जो भी हम फाइंड कर रहे हैं, अगर वो टाइम के साथ करेक्टरिस्टिक्स लाइक characteristic mean like mean variance changed over time resulting in correlated error। अगर हमारे जो चेंज हो रहे हैं मीन वेरिएंस और मोड में, वो अगर
अकॉर्डिंग टू टाइम हो रहे हैं, तो वो क्या है, नॉन स्टेशनरी है। अगर वो टाइम के अकॉर्डिंग नहीं हो रहे हैं तो वो नॉन स्टेशनरी है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आए होंगे कि हमें ऑटो कोरिलेशन कैसे हमारे मॉडल में फाउंड होते हैं। सो यहाँ पे था हमारा ये टॉपिक कॉजेज ऑफ ऑटो करेक्शन, जो यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ ऑटो कोरिलेशन ऑन एस्टिमेशन। अब हमने देख लिया कि ऑटो कोरिलेशन होता क्या है, कैसे ऑटो कोरिलेशन इक्वेशंस में या मॉडल में बन जाते हैं हमारी गलतियों की वजह से, और क्या क्या इम्पैक्ट होता है। अब भाई गलती हो गई तो अब उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, हमें ये भी तो देखना होता है ना। तो वो ही यहाँ पे बताया है। कंसर्न द डिस्टर्बेंस फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर ऑटो रिग्रेसिव प्रोसेस। अब AR1, ठीक है, ये बताएगा अब हमारे इम्पैक्ट क्या पड़ता है जब हम ऑटो कोरिलेशन से इम्पैक्ट क्या पड़ता है। ये हमारी इक्वेशन है जिससे हम चेक भी कर सकते हैं। एस्टिमेटेड कोफिशिएंट, जो भी हमारा एस्टिमेटेड कोफिशिएंट होता है हमारे मॉडल में, वो क्या हो जाता है, अनबायस्ड हो जाता है। मतलब कि वो किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं होता या किसी पे भी दबाव सा नहीं डालता है। ठीक है, और बट लूज इफिशियंसी, बट जो उसकी सिग्निफिकेंस होती है, मॉडल की जो सिग्निफिकेंस होती है और इम्पोर्टेंस होती है, वो कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इन सिंपल वे में कहे कि क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो जो भी हमारे कोफिशिएंट होते हैं, एस्टिमेटेड कोफिशिएंट होते हैं, वो अनबायस्ड हो जाते हैं, और जो उनकी इम्पोर्टेंस होती है वो लूज हो जाती है, कम हो जाती है अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट में स्टैंडर्ड एरर बिकम्स बायस्ड, और क्या इम्पैक्ट पड़ता है, जो हमारे स्टैंडर्ड एरर्स होते हैं वो बायस्ड हो जाते हैं, और जिसकी वजह से इनकरेक्ट, हमारी इनकरेक्ट मतलब कि जो हमारा मॉडल है वो धीरे धीरे इनकरेक्ट शो होना लग जाता है। तो ये भी इम्पैक्ट होता है। फिर थर्ड है स्टैटिकल टेस्ट, जो हमने टेस्ट पढ़े थे, टी टेस्ट और एफ टेस्ट, उनकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है। मतलब कि वो टेस्ट क्या हो जाते हैं, रोंग हो जाते हैं। इम्पैक्ट पड़ता है, उनके इम्पैक्ट में ये सब आता है। और जो हमारा R2 ट्रेंड होता है वो ओवर एस्टिमेटेड हो जाता है। मतलब कि R2 टेस्ट कौन सा टेस्ट होता है, कमेंट सेक्शन में बताना। इस टेस्ट का क्या नाम है, गॉडनेस ऑफ क्या होता है, मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, तो ये क्या है, ओवर एस्टिमेटेड हो जाता है। तो ये ही इम्पैक्ट पड़ते हैं हमारे ऑटो कोरिलेशन से हमारे एस्टिमेशन में। ठीक है, क्या क्या, कि जो हमारा कोफिशिएंट है, जो हम एस्टिमेटेड कोफिशिएंट है, वो अनबायस्ड हो जाता है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, धीरे धीरे कम होने लगती है। सेकंड में जो हमारा स्टैंडर्ड एरर है वो बायस्ड हो जाता है, और हमारा जो मॉडल है वो धीरे धीरे इनकरेक्ट होना शुरू हो जाता है। फिर थर्ड में जो हमारे टेस्ट होते हैं, एफ टेस्ट और टी टेस्ट, इनकी वैलिडिटी जो है खत्म हो जाती है, ये रॉन्ग प्रूफ हो जाते हैं हमारे मॉडल में। और हमारा जो आर स्क्वायर टेस्ट होता है वो ओवर एस्टिमेटेड हो जाता है। सो ये था हमारा इम्पैक्ट ऑफ ऑटो कोरिलेशन ऑन एस्टिमेशन एंड रेफरेंस। ठीक है, फिर अगर गाइज आपको थोड़ी बहुत आवाज आ रही हो तो प्लीज टॉलरेट करना। हमारा ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बस खत्म होने वाला है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिटेक्शन ऑफ ऑटो कोरिलेशन। डिटेक्शन का मतलब होता है कि ऑटो कोरिलेशन को हम फाइंड कैसे करें। अगर किसी हमारे मॉडल में ऑटो कोरिलेशन हो गया है तो उसको हम फाइंड कैसे करेंगे। तो इसके 3 टेस्ट हैं, क्या, ग्राफिकल मेथड, रन टेस्ट और दूरबीन वेस्टर्न टेस्ट। अब इसको कैसे, डरबीन वेस्टर्न टेस्ट को हम, वेटसन टेस्ट को, ये 3 हमारे टेस्ट हैं। अब ये हम देखते हैं। तो पहला है ग्राफिकल मेथड टेस्ट। ये क्या, कैसे होता है, ये ऑटो कोरिलेशन को कैसे हेल्प करता है डिटेक्ट करने में। प्लॉट रेजिडुअल अगेंस्ट टाइम। जो हमारे ग्राफिकल मेथड टेस्ट में ग्राफ्स के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि क्या हमारे जो मॉडल है उसमें ऑटो कोरिलेशन फाउंड हो रहा है। पैटर्न्स इंडिकेट करते हैं ऑटो कोरिलेशन को, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स, अगर जैसे कुछ अपवर्ड होते, कोई कुछ पैटर्न्स अपवर्ड होते हैं, कुछ डाउनवर्ड्स होते हैं, कुछ अलग वे में होते हैं, और कोई पैटर्न्स नहीं बनाते, नो पैटर्न्स आर फाउंड। तो इनके अकॉर्डिंग हम ऑटो कोरिलेशन को, पैटर्न्स को इंडिकेट करते हैं और ऑटो कोरिलेशन को डिटेक्ट करते हैं। अगर मेरे को स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे तो मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी। गाइज मैंने लेसन 5 में बोला था कि मैं फॉर्मूलेज लगा दूंगी, और सीरियसली मैंने लगाए भी थे, बट एडिटिंग के टाइम जब वो डाउनलोड हुआ तो
अपने आप ही रिमूव हो गए या कुछ हुआ। एक्चुअली क्या है, मैं फ़ोन में सब एडिटिंग करती हूँ, तो कभी-कभी एरर शो हो जाता है जिसकी वजह से एडिटिंग नहीं हो पाती, और तो जिस वजह से मुझे पता भी नहीं चल पाया। मैंने जब अपलोड करने के बाद देखा तो मुझे पता चला। बट अगर इसमें कोई एरर नहीं हुआ तो मैं पक्का फ़ोटोज़, स्क्रीनशॉट्स लगा दूँगी। इसमें कुछ है नहीं वैसे लगाने के लिए, जो ग्राफ्स के पैटर्न्स हैं वो मैं लगा दूँगी, ठीक है? लेसन 5 में कुछ इश्यू हो गया था या एरर आ गया था जिसकी वजह से वो ऑटोमैटिकली ही हट गए। सो इसमें मैं देखूँगी, आई होप कोई एरर ना आए। सो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो हाँ, तो ग्राफ़िकल मेथड में हम अपने पैटर्न्स के अकॉर्डिंग ऑटो कोरिलेशन को फाइंड करते हैं। अब आता है दूसरा टेस्ट, रन टेस्ट। रन टेस्ट ये जो टेस्ट होता है नॉन पैरामीटर टेस्ट होता है। इसमें कोई भी पैरामीटर्स नहीं होते हैं, बट इसमें हम इसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग, ये फॉर्मूलेस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेजिडुअल्स फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारा r इक्वल्स टू 2 है, इट्स मीन कि वो नो ऑटो कोरिलेशन है, ठीक है? अगर उससे ज़्यादा है, r 2 से ज़्यादा है, तो इट्स मीन, अगर R 2 से कम है तो इट्स मीन नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन है। अगर हमारा R 2 से ज़्यादा आ रहा है तो वो पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन है। सो रन टेस्ट में ऐसे हम अपने ऑटो करेक्शन को डिटेक्ट करते हैं। फिर आता है डुर्बिन वेटसन टेस्ट। ये स्टैटिकल टेस्ट है हमारा फर्स्ट ऑर्डर ऑटो कोरिलेशन का। इसमें हम इस फॉर्मूले की हेल्प से अपना जो डिटेक्शन ऑफ ऑटो कोरिलेशन है इसको फाइंड करते हैं, ठीक है? ये सेम वैल्यूज होती हैं, वैल्यूज क्लोज टू 2। अगर वैल्यूज जितनी क्लोज होगी 2 से उतना ही वो नो ऑटो करेक्शन होगा। मतलब कि अगर 2 के आसपास हमारी वैल्यू आ रही है तो वो नो ऑटो कोरिलेशन है। इस टेस्ट में भी हमें यही पता चलता है। तो ये था हमारा डिटेक्शन ऑफ ऑटो कोरिलेशन। पहले हम ग्राफिकल मेथड से देखते हैं, फिर हम रन टेस्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं डिटेक्ट करना, फिर हम दूरबीन टेस्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं डिटेक्ट कैसे करते हैं ऑटो कोरिलेशन को। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेमेडियल मेजर्स ऑफ ऑटो कोरिलेशन। अगर हमने देखा इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं, कैसे डिटेक्ट करते हैं, अब उनको सही कैसे करेंगे। तो इनके ये 5 फॉर्मूले होते हैं कि ऑटो कोरिलेशन को हम सही कैसे करेंगे अपने मॉडल में। तो फर्स्ट होता है करेक्ट फंक्शनल फॉर्म। हमने पहला देखा था कॉजेज में कि पहला पॉइंट कौन सा था, मॉडल मिस स्पेसिफिकेशन, कि जो हमारी मिस स्पेसिफिकेशन हो जाती है उसकी वजह से ऑटो कोरिलेशन फाउंड होता है, तो उसी को हम सही कर देंगे। तो करेक्ट फंक्शनल फॉर्म, या हम लिख सकते हैं करेक्ट मॉडल मिस स्पेसिफिकेशन, ठीक है? उसको हम सही कर देंगे जिसकी वजह से हमारा नो ऑटो करेक्शन मॉडल बन जाएगा। फिर सेकंड है ऐड लेग्स्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। हम अपने वेरिएबल्स में y को y टू कैप्चर डायनामिक्स, मतलब कि y t माइनस में वाई टी माइनस वन, मतलब कि डेल्टा वाई जैसे इक्वेशंस को पुट करेंगे जिसकी वजह से हमारा मॉडल सही हो सकता है। फिर हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मॉडल, जो हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं मॉडल की, उसको हम जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर ऑन वेरियंस ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग करेंगे। मतलब कि GLS के अकॉर्डिंग हम अपना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मॉडल करेंगे जिससे हमारा ऑटो कोरिलेशन, नो ऑटो कोरिलेशन मॉडल फाउंड होगा। फिर फोर्थ स्टेप है फर्स्ट डिफरेंस फॉर्म। जो डिफरेंस फॉर्म होते हैं, मॉडल डिफरेंस इंस्टेड ऑफ लेवल ऑफ रिमूव ऑटो कोरिलेशन। ऑटो कोरिलेशन को एक कॉजेज था कि जब हम डिफरेंस फाइंड करते हैं, तो अगर हम डिफरेंस ही फाइंड ना करें और उसके अकॉर्डिंग हम लेवल्स फाइंड करें, जिसकी वजह से भी हम अपने ऑटो कोरिलेशन को रिमूव कर सकते हैं, तो इसी को कहते हैं फर्स्ट डिफरेंस फॉर्म। फिफ्थ टेस्ट कौन सा है, फिफ्थ मेजर कौन सा है, वाइड रोबस्ट स्टैंडर्ड एरर। इसमें हम ये देखते हैं जो भी हमारे स्टैंडर्ड एरर्स आ रहे हैं उसको एडजस्ट कर दो, जिसकी वजह से हमारा जो ऑटो कोरिलेशन है
वो रिमूव हो जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ मेजर्स जिसकी वजह से हम ऑटो कोरिलेशन को फाइंड कर सकते हैं और यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर जो है ये ख़त्म होता है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। यहाँ पे आती है हमारी समरी। हमने देखा कि ऑटो कोरिलेशन होता क्या है, उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं, कैसे उसको डिटेक्ट करते हैं, क्या रेमेडीज़ होती हैं। तो ये था ओवरऑल ऑटो कोरिलेशन का वन शॉट। आई होप आपको ये पूरा समझ आया होगा। अब हमारा लास्ट चैप्टर बचा है वो मैं जल्दी ही ले आऊँगी। सो यहाँ पे हमारे चैप्टर ख़त्म होते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल माइंडस्प्रिंग 4.0 पे मिल जाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई प्राइस नहीं देना है, सब कुछ मैं फ्री ही रखूँगी अपने चैनल पे। आई होप कोई कुछ भी मैं परचेज़ या करने को ना बोलूँ। ऑनलाइन में अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो उसके लिए आप मेरे से इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और मेरी आवाज़ भी वीडियो बनाने के चक्कर में बहुत थक गई है और मेरी मोटिवेशन के लिए एक सब्सक्राइब ज़रूर करें।